हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज का टॉपिक है पीएचपी इंट्रोडक्शन। ये मेरा पहला लेक्चर है पीएचपी माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का। पीएचपी स्टैंड्स फॉर पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, ये इसको हम इस नाम से बोलते हैं, वैसे यूजली ये शॉर्टकट नाम से ही फेमस है। इट इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट करने में होता है। सर्वर में रन करता है ये, इसीलिए इसे हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सर्वर में रन करना क्या होता है, सर्वर की चीज़ों को, क्लाइंट की चीज़ों को हम लोग उसके मॉडल के थ्रू समझेंगे थोड़ा देर बाद। जनरल पर्पज़ है, इसका अलग अलग जगहों पे इसका यूज़ होता है। इंटरप्रेटेड है, इसको कंपाइल करने का ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत है जो इसको इंटरप्रेट कर देता है ताकि इसे मशीन समझ सके। क्योंकि जो हम लिखते हैं वो उसको ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। उसे रन कराने के लिए उसे उसे मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसे मशीन समझ सके। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो ओओपी का फीचर होता है वो सारे फीचर इसके अंदर है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये इन्वेंट हुआ था आपका 1994 में बाय रैमसेस लैडॉफ। ओके, और 1995 में उन्होंने इसे पब्लिकली रिलीज़ कर दिया इसके सोर्स कोड को, और उसके बाद बहुत सारे डेवलपर्स इसके अंदर अपना वर्क करने लगे। धीरे धीरे ये काफ़ी डिमांड में हुआ, मार्केट में डिमांड में आया और बहुत फेमस हुआ। आज भी पीएचपी बहुत फेमस है। पीएचपी का फेमस होने का एक चीज़ आप यहीं से जान सकते हैं कि आपका जो फेसबुक है वो पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है, तो इससे आप इसके पावर को समझ सकते हैं। ओके, ये रहा आपका पीएचपी के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन। बाकी बहुत डिटेल में आपको हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो आप इसे नेट में रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत डिटेल में इसकी हिस्ट्री दी हुई है, कब कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस आए। ओके, इसके ऊपर एक अलग से ही बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। पीएचपी क्या कर सकता है? ओके, पीएचपी आपके लिए एक डायनामिक पेज जनरेट कर सकता है। डायनामिक पेज, ये डायनामिक पेज क्या होता है? हम जब कोई भी पेज ओपन करते हैं, जैसे कि आप facebook.com जब खोलते हैं तो वो जो पेज खुलता है वो स्टैटिक पेज होता है। जब हम उसमें आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा प्रोफाइल होता है, तो वो जो प्रोफाइल रन टाइम क्रिएट होता है सर्वर में, उसे हम लोग डायनामिक पेज बोलते हैं। डायनामिक पेज मतलब जो रन टाइम क्रिएट हो आपके लिए। डायनेमिक वर्ड अगर आपका टर्म में कहीं भी पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप उसे रन टाइम समझिएगा। ठीक है, पीएचपी के हेल्प से हम लोग सेशंस क्रिएट कर सकते हैं, कुकीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कुकीज़ को रिसीव कर सकते हैं। पीएचपी डेटाबेस के साथ बहुत ही ईजिली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि डेटाबेस क्या है और कैसे इंटरेक्ट करता है। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के साथ साथ वो उसमें इंसर्ट, डिलीशन, रिट्रीव, अपडेट कर सकता है रिकॉर्ड्स को। ओके, पीएचपी के हेल्प से आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, सर्वर में डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पीएचपी के हेल्प से कर सकते हैं जो आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ये रहा कि पीएचपी क्या क्या कर सकता है। पीएचपी क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए पीएचपी? तो मैं आपको सिंपली एक बोलूँगा, पीएचपी का जो सिंप्लिसिटी है, मतलब उसका सिंपल सिंटैक्स, उसे सीखेंगे आप जब तो बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपको। पहला चीज़ ये पॉइंट, इट इज़ कंपैटिबल विथ मैनी वेब सर्वर्स। बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं मार्केट में, मोस्ट ऑफ द सर्वर्स के साथ ये कंपैटिबल है, जिसमें से कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिया, जैसे अपाची हुआ, आईआईएस हुआ, ये सब सर्वर के साथ वो कंपैटिबल है। इट कैन रन ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़ में भी रन करता है, लिनक्स में भी, यूनिक्स में भी, मैक में भी। तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हुई इन सब चीज़ों की वजह से। इसका जो
easy to learn because of its simple syntax जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, एंड अ वेरी बिग कम्युनिटी सपोर्ट। बहुत सारे डेवलपर्स मिलके इसमें जो इसके बग्स होते हैं उसको दूर करते रहते हैं, और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनका जो एक कम्युनिटी पेज है वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। इट रन्स एफिशिएंटली विथ सर्वर साइड। ओके, तो सर्वर में ये बहुत आराम से बहुत ही फास्ट रन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है PHP को फेमस बनाती हैं। ओके, और जब आप उसको रियल लाइफ में कोई अपने वेबसाइट को सर्वर में अपलोड करेंगे, और उसके लिए आपको सर्वर जब जब आपको परचेस करना पड़ेगा, वेब होस्टिंग, तब आपको पता चलेगा कि PHP का इतना फेमस होने का क्या रीज़न है। इन सब टेक्निकल टर्म्स को, चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया कि PHP क्या कर सकता है, क्यों सीखना चाहिए PHP हमें, और अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि PHP का एक्सटेंशन क्या है। जैसे कि आप कोई भी फाइल जब देखते हैं, सी लैंग्वेज अगर आप सीखते होंगे तो हम लोग क्या करते थे, सी का कोई भी फाइल का नाम देते थे .c करते थे, जैसे जावा है तो .java करते हैं। ओके, कोई भी अगर जैसे म्यूज़िक का अगर फाइल है तो .mp4 होता है, mp3 होता है। उसी तरीके से PHP का भी एक फ़ाइल एक्सटेंशन होता है, उसको बोलते हैं .php, और ये फाइल का नाम आप कोई भी एक वैलिड फाइल का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ये सिंटैक्स है PHP का। अगर आपको PHP का प्रोग्राम लिखना है तो आपको ये सिंटैक्स के अंदर, ये जो आपका ओपन डेलिमीटर और ये क्लोज डेलिमीटर है, इसी के अंदर आपको अपना सारा कोड करना होगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे PHP का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है मार्केट में, वो ये है PHP 7.4। 7.3 कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। तो जो नया वर्जन लॉन्च होता है उसमें कुछ नए फीचर्स, नए सपोर्ट्स होते हैं। कुछ जो पिछले वाले वर्जन की कुछ कमियां होती हैं वो नए वर्जन में दूर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 7.4 यूज़ ही करिए, आपके पास अगर कोई और वर्जन है 7.3, 7.2, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन में काम करने से आपको जो उसकी सबसे लेटेस्ट फीचर्स होती हैं वो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। PHP सीखने से पहले अगर आप मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैं यही बोलूँगा कि आप पहले इसे सीखें और उसके बाद ही इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब आपको HTML, CSS नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट नहीं आएगा, तो बहुत सारी जगहों पर उसका यूज़ होगा तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से आप एकदम क्लूलेस रहेंगे, तो मैं PHP समझाकर भी आपको मदद नहीं कर पाऊँगा। क्लियर? ये सारी जानकारियों के बाद अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट में। नीचे में देखिए मॉडल है, मैं अभी इसको नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये टाइप्स ऑफ वेबसाइट में आपका है स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेबसाइट्स। थोड़ा सा इसके ऊपर आपको नॉलेज में दे देता हूँ। देखिए, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या है, जो भी चीज़ें आप कभी भी कोई वेबसाइट जब ओपन करते हैं जहाँ पर कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है, ओके, सिर्फ इंफॉर्मेशन रहता है, वहाँ पे आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप कोई डेटा इनपुट नहीं कर पाते हैं, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट, ट्यूटोरियल वेबसाइट खोला तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ PHP, ओके, फिर एडवांटेजेस ऑफ PHP, उसके कुछ मान लीजिए आप प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं वहाँ से, बट आप कोई डेटा इनपुट नहीं कर पा रहे हैं। आप जब तक डेटा इनपुट नहीं करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट में मिलेगा नहीं, मतलब आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आप जो डेटा इनपुट करें उस हिसाब से कोई अगर आउटपुट आए, यानी कि आपके इनपुट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है सर्वर में, तो वैसे वेबसाइट को हम लोग डायनामिक बोलते हैं। बट जो सिर्फ एक डेड पेज की तरह है, बस आपको कंटेंट आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके, तो उसे हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। यूजुअली आजकल के टाइम में जितने भी वेबसाइट्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत डायनेमिक फीचर्स होती है। जैसे आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करना एक डायनेमिक फीचर ही हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक वेबसाइट। और एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप facebook.com जब ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप जो पेज आपको दिखता है वही पेज सबको दिखेगा। जो भी facebook.com खोलेगा उसको वही सेम पेज दिखेगा। उसके बाद हम लोग जब उसके आईडी और पासवर्ड में वैल्यू डालकर लॉगिन बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो एक प्रोसेस होता है। देखिए, हमने यहाँ पे एक इनपुट किया, यहाँ पर एक इनपुट किया, ठीक है ना,
फिर जब हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो हमारा एक रिक्वेस्ट जाता है और वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है। जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो हमारे दिए हुए आईडी और पासवर्ड के बेसिस पर होता है। यानी आप अपनी आईडी डालोगे तो आपका ही प्रोफाइल खुलेगा, यानी आपके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट किया जा रहा है सर्वर में। ठीक है, सर्वर थोड़ा सुनकर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन आगे वो क्लियर हो जाएगा होपफुली। तो ये वेबसाइट जो हो गया आपका डायनामिक हो गया। तो जो facebook.com आपने खोला वो स्टैटिक था, लेकिन आपने जब आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन बटन पे क्लिक किया, जो आपको वेबसाइट मिला वो डायनामिक वेबसाइट है। ठीक है ना। तो डायनामिक वेबसाइट जो आपसे डेटा इनपुट लेता है, और डेटा इनपुट लेके आपको एक रिस्पॉन्स में आपके दिए हुए इनपुट के बेसिस पर एक आउटपुट देता है, तो वो आपका डायनामिक वेबसाइट्स की कैटेगरी में आता है। अब स्टैटिक वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। उसमें आप HTML का यूज़ करके और CSS का यूज़ करके आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाए। वो मेरा वेब पेजेस हैं, कुछ एनिमेशन डालनी होती है जब हमें, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। बट अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनाना है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए जो कि आपका सर्वर में रन करे, डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करे, आपके दिए हुए इनपुट पे प्रोसेस चलाए। तो उसके लिए आपको आना चाहिए जैसे कि PHP से आपका काम हो सकता है, JSP से आपका काम हो सकता है, ASP से आपका काम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पाइथन है, आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखा है नाम, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। इसमें हम लोग फ़िलहाल ये PHP सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट्स बनाना है तो आपको एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप PHP ही सीखें, आप JSP भी सीख सकते हैं, ASP भी सीख सकते हैं, पाइथन भी सीख सकते हैं। पाइथन का भी बहुत डिमांड है मार्केट में। ठीक है। तो ये रहा आपका स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आएंगे, ये जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने जितनी भी जानकारी दी उन सारी जानकारियाँ जो है मैंने इसी के अंदर सब कुछ समाहित है। ओके, तो मतलब इसके अंदर ही सब मिल जाएगा आपको। बड़ा भारी वर्ड यूज़ कर लिया मैंने। क्लाइंट, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लाइंट, और ये है आपका सर्वर। इसे क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, अगर आप अभी मेरा ये वीडियो लैपटॉप में देख रहे हैं तो वो जो लैपटॉप है वो आपका क्लाइंट मशीन हो गया। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपका मोबाइल वो क्लाइंट मशीन हो गया क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। क्योंकि ये वीडियो या तो आप लैपटॉप में देख रहे होंगे, या तो टैब में देख रहे होंगे, या तो मोबाइल में देख रहे होंगे, तो वही आपका क्लाइंट है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर सकता है और उसे एक रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या आप उसमें कोई ब्राउज़र का यूज़ करके कोई पेज खोल पाएंगे इंटरनेट के हेल्प से? मतलब इंटरनेट तो है ही नहीं, तो आप उसके साथ सिर्फ अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन रन करा सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उस लैपटॉप में। बट आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते सर्वर से क्योंकि इंटरनेट नहीं है। तो अब इसको हम लोग क्लाइंट मशीन नहीं बोलते हैं। जैसे ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है हम लोग इसे क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट को लेके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर क्रोम, मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये 3 ब्राउज़र हैं। अब आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं क्रोम के साथ यूज़ किया और क्रोम से मैंने कोई रिक्वेस्ट किया, तो जो मैं क्रोम से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिक्वेस्ट किया www.xyz.com, ओके, और अभी के लिए मैं यहाँ पर एक ये स्लैश यूज़ कर रहा हूँ, /, और मैंने यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक फ़ाइल का नाम मैंने दे दिया index.html। देखिए यहाँ पे HTML फाइल आ गया, इसीलिए मैं बोला था HTML आना चाहिए आपको। मान लीजिए मैंने ये रिक्वेस्ट किया, तो ये मेरा HTTP रिक्वेस्ट कहलाता है। ये सर्वर में आएगा, सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। अब सर्वर क्या है? सर्वर भी आपका एक लैपटॉप की तरह ही मान लीजिए, एक हार्डवेयर मशीन जिसकी कैपेसिटी आपके लैपटॉप की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। स्टोर करने का कैपेसिटी, प्रोसेसर का जो स्पीड है उसकी कैपेसिटी, डेटाबेस की कैपेसिटी, और बहुत सारे सपोर्टिव एप्लीकेशंस जो वहाँ पे रन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लैपटॉप से कई गुना ज़्यादा होता है सर्वर में। तो सर्वर का मतलब आप ऐसा कुछ कंफ्यूज मत हो जाइए, सर्वर भी एक आपका कंप्यूटर की तरह ही होता है, एक कंप्यूटर ही होता है वो, जिसका काम होता है सर्व करना और जो 24/7 ऑन होता है।
अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई सर्वर में कोई वेबसाइट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते वो नहीं खुलता है, तो कभी कभी सर्वर में कुछ इश्यू हो जाता है या सर्वर डाउन होता है या सर्वर ऑफ हो गया किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो आपको रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिलता है, एरर आ जाता है कुछ। तो इसलिए सर्वर में भी एक प्रॉब्लम अराइज होता है। तो सर्वर एक मशीन है, एक कंप्यूटर मशीन है जिसके अंदर एप्लीकेशन रन करता है। जैसे आपके लैपटॉप में ब्राउज़र रन कर रहा है, क्रोम, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसी तरह से सर्वर में जो सर्वर मशीन है वहाँ पर एक वेब सर्वर रन कर रहा है, एक एप्लीकेशन है। वेब सर्वर क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है, जैसे कि अपाची वेब सर्वर हम लोग यूज़ भी करेंगे आगे के ट्यूटोरियल के वीडियो में, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जब आपने ये वाला पेज रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो इसी सर्वर के पास आया और ये जो मेरा वेब सर्वर है अपाची, ये क्या किया, यहाँ पर जो उसकी एक डायरेक्टरी होती है, वो डायरेक्टरी में वो इसको ढूंढेगा, ठीक है। और भी इसके टेक्निकल टर्म्स हैं जहाँ पर कि डोमेन, यहाँ पर जो होता है डोमेन नेमिंग सिस्टम, रिजोल्यूशन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर नहीं आएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा पेज है index.html, ये उसको फाइंड आउट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी .html फाइल है, तो इसको वो सर्वर में कहीं पे रन नहीं कराएगा, वो सीधा इसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेंड कर देगा क्लाइंट मशीन को। तो जैसे ये index.html आएगा तो ये आपका, मान लीजिए ये क्लाइंट नीचे बैठा हुआ है, ये क्लाइंट को मिल जाएगा और ब्राउज़र के अंदर वो आपका .html जो भी index.html फाइल है वो इसके अंदर रन करेगा। क्लियर? अब जैसे मैं वो जो टेक्निकल टर्म के बारे में बोल रहा था, अब से ये डोमेन देख रहे हैं, ये xyz.com डोमेन है, आपको ये डोमेन परचेस करना पड़ेगा। डोमेन आप ये परचेस करते हैं, फिर उस डोमेन में आप एक वेब होस्टिंग परचेस करते हैं, फिर वहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताया, ठीक है। तो अभी आप ये फोकस करिए कि बंदे ने index.html फाइल के लिए रिक्वेस्ट किया, उसको index.html फाइल रिस्पॉन्स में मिला यहाँ पे। तो ये देखिए रिक्वेस्ट जा रहा है और ये रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लियर। बट क्या होगा अगर बंदे ने index.html की जगह index.php फाइल का उसने रिक्वेस्ट कर दिया? तो अगर वो PHP फाइल का रिक्वेस्ट करेगा, तो जब अपाची के पास ये रिक्वेस्ट आया तो वो देखा डायरेक्टरी में कि यहाँ पर एक फ़ाइल है, अगर ये नहीं होता तो उसको मिलता कि जो पेज आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला, आपको एक एरर मैसेज मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे तो उसे मिला, तो अब वो क्या करेगा, इसको डायरेक्ट पकड़ के वो रिस्पॉन्स में नहीं सेंड करेगा, कभी भी नहीं सेंड करेगा। अगर वो ऐसा कर दिया तो ब्राउज़र जो है वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राउज़र इसलिए इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। ब्राउज़र का काम होता है जो HTML फाइल्स होते हैं, CSS फाइल्स होते हैं, उनको वो रन कराता है, क्लियर। CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, अगर ये फाइल है JS उसका एक्सटेंशन, तो अगर ये सारी फाइल्स हैं आपके पास, मतलब ब्राउज़र को अगर आप दे रहे हैं तो ब्राउज़र इसे डायरेक्टली रन करा देगा, क्लियर। इसीलिए इसको हम लोग क्लाइंट, जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट साइड में रन करता है। लेकिन अब PHP का क्या होगा, index.php ये है क्या, ये इसके अंदर PHP का कोड लिखा हुआ है, वो कोड ब्राउज़र नहीं रन करा सकता, इसलिए सर्वर क्या करेगा, पहले यहाँ से इसको लेगा और फिर इसको सेंड कर देगा PHP इंटरप्रेटर के पास। PHP इंटरप्रेटर यानी कि इंस्टॉल होना चाहिए सर्वर में, अगर वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, चीज़ें आपकी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगी, ठीक है। ये PHP इंटरप्रेटर बस ये उसी तरीके से है जैसे आपके लैपटॉप में C का तो कंपाइलर होगा, आपने टर्बो C++ यूज़ किया होगा, IDE है, कोड ब्लॉक यूज़ किया होगा, नेटबीन्स यूज़ किया होगा। तो ये सब क्या है, ये सब IDE है, इनके अंदर कोई ना कोई कंपाइलर होता है जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है और आपको एक आउटपुट मिलता है आपके लैपटॉप में। उसी तरीके से सर्वर में भी PHP इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप PHP के फाइल को रन कराना चाहते हैं। तो वो क्या करता है PHP इंटरप्रेटर फाइल को इंटरप्रेट करेगा, ओके, उसे रन कराएगा और जो भी आउटपुट होगा, वो आउटपुट जो भी चीज़ें होंगी, रिजल्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो सर्वर को वापस देगा। और सर्वर का काम क्या है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेंड कर देगा। वो जो भी सेंड करता है वो एक फ़ाइल होता है, HTML फाइल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सर्वर हमेशा HTML फाइल ही रिटर्न करता है, और भले ही इसका एक्सटेंशन आपका .php क्यों ना हो,
ओके, एक्सटेंशन तो चेंज नहीं होगा, एक्सटेंशन वही रहेगा इंडेक्स डॉट पी एच पी, बट उसके अंदर जो कंटेंट है वो सब HTML कोड होंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, CSS का कोड होगा, ये सब कोड इसके अंदर भरा होता है। अब ये जब रिस्पॉन्स आएगा क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट के अंदर जो ब्राउज़र है क्रोम, मोजिला या जो भी, वो उसको रेंडर करेगा और रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, तो सर्वर देखता है index.php, ठीक है, मान लीजिए index.php के अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो validate.php को एक्सेस करेगा। तो ये जो validate.php है, इसका काम है आईडी और पासवर्ड को वैलिडेट करना। तो PHP इंटरप्रेटर डायरेक्ट तो नहीं करेगा, तब उसे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डेटाबेस सर्वर है, तो वो डेटाबेस से डेटा को निकालेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर आउटपुट को वेब सर्वर को देगा और वेब सर्वर क्लाइंट मशीन को दे देगा। तो यानी वेब सर्वर करता क्या है, HTTP रिक्वेस्ट लेता है और HTTP रिस्पॉन्स देता है। उसका काम यही है, रिक्वेस्ट लेना और रिस्पॉन्स देना, और जहाँ पे वो है वहाँ पर वो डायरेक्टरी के अंदर चीज़ों को सर्च वर्च करने का जो काम होता है वो करता है। यहाँ पर देखिए PHP मेल सर्वर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, फाइल सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदे ने अपना ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोला, वहाँ पे वो कोई फ़ोटो अपलोड कर रहा है, तो जब फ़ोटो अपलोड करेगा तो PHP क्या करेगा, फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और फ़ोटो अपलोड करने का भी काम कर देगा। अगर बंदा ने अपने वेबसाइट के थ्रू किसी को मेल कर रहा है सपोज़ करिए, तो जब वो मेल का रिक्वेस्ट आएगा सर्वर के पास, तो वो वहाँ पर जो मेल सर्वर है वो उस चीज़ को हैंडल करेगा। तो ये सारी चीज़ें यानी कि PHP यहाँ पर कर क्या रहा है, डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सिस्टम, तीनों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और जो भी रिजल्ट हो रहा है वो वेब सर्वर को वो दे रहा है, और वेब सर्वर उसको HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में ब्राउज़र को, मतलब क्लाइंट को सेंड कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये सारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो यानी कि आपके पास एक वेब सर्वर होना चाहिए, PHP इंटरप्रेटर होना चाहिए, आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी आपको, और उसका नाम है वैम्प सर्वर, जो कि आगे की वीडियो में मैंने बताया है कि वैम्प सर्वर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर कैसे हम कोई PHP का फाइल रन कराएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो मेरे इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।